वो बताओ। पहले 5 मिनट में 5 डिग्री रिड्यूस हुआ, बाकी की 5 मिनट में कितना रिड्यूस होगा? ओके, सो सही आंसर क्या आएगा? 51। क्योंकि बाकी की 5 मिनट की अगर बात करें तो T⁴ जो है ये रिड्यूस होगा, मतलब जो हीट लॉस हो रहा है वो लॉस उसमें रिड्यूस होगा। मतलब पहली 5 मिनट में अगर 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो दूसरी 5 मिनट में अब 5 नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो 51 अगर देखें तो उसमें 4 डिग्री का लॉस आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी सही वो आएगी 51, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस, बट 50 तो नहीं होगा। समझ में आ गया? उसके बाद 5 मिनट में देखेंगे तो, उसके बाद की 5 मिनट के बाद देखेंगे तो 51 - 4, 51 - 4 कितना होता है? 51 - 4 करोगे अच्छा 47। तो क्या ये 47 होगा या 47 से कम होगा? उससे कम। 48। राइट, हाँ 47 से, मतलब हाँ इसकी टेम्परेचर होगा वो 47 से ज्यादा होगा। मतलब पहले मैं बोल सकता कि पहले रिड्यूस हुआ 5 से, बाकी की 5 मिनट में रिड्यूस हुआ 4 से, बाकी की 5 मिनट में रिड्यूस हो जाएगा 3 से, उसके बाद 5 मिनट में रिड्यूस करोगे तो 2 से, इस तरह से होता जाएगा। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके? फिर ऐसा मत बोलना कि सर इस तरह से देखा जाए तो 5 मिनट के बाद फिर उसका टेम्परेचर 40 पे फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, एट द एंड ऑफ द टाइम उसका टेम्परेचर 30 होने वाला है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा वैसे वैसे टाइम ज्यादा होता जाएगा टू रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर रिड्यूस होने में टाइम के साथ टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। कोई डाउट? समझ में आ गया ये? ओके, तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन बेसिक है ये वाला फॉर्मूला। अब इसी के ऊपर और थोड़ा डिस्कस कर लेते जल्दी जल्दी से। ये हटा दूं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। ये ग्राफ तुमको बेटा ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, ये वाले ग्राफ नहीं काम का, ये वाला ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको ड्रॉ करना है। ओके, बट एनसीईआरटी से कर लेना, मैं टिक करके जो दे रहा हूँ उसमें से मिल जाएगा। चलो, पूजन समझ में आ रहा है? अक्षता हाँ सर। सबको आ रहा है समझ में? हाँ, सर ये कोई कर्व डाउट? पैराबोला होगा या हाइपरबोला? क्या बोल रहे हो बेटा? ये कर्व पैराबोला होगा? पैराबोला भी नहीं होगा। ओके, उसी कर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, उसी कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं ओके। कि ये कौन से टाइप का कर्व होगा। ओके चलो, ओके आगे देखते हैं कि जो टेम्परेचर जो है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो dQ/dt है, हीट लॉस बाय dt, dQ/dt टाइम के साथ जो हीट लॉस हो रहा है, बोल सकता हूँ वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? चेंज इन टेम्परेचर पे, डेल्टा टी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। आया समझ में? ओके, कि डिफरेंस कितना है बाहर के टेम्परेचर में और बॉडी के टेम्परेचर में, dQ/dt उस पर डिपेंड करता है। पहली बात हो गई है। ओके, टाइम के साथ हीट एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है, तो इसलिए मैंने लिखा माइनस। सो माइनस dQ/dt इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब मैं लिख सकता हूँ बाहर का टेम्परेचर अगर T2 है, अंदर का टेम्परेचर T1 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ T2 - T1। आया समझ में? ओके, एनसीईआरटी तुम देखते जाओगे उससे समझ में आता जाएगा, राइट? तो इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट डाल देता हूं, तो आ जाएगा dQ/dt इज इक्वल्स टू K टाइम्स T2 - T1। ओके, समझ में आया यहां तक? ओके, अब क्या होगा? अब एक बात बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट का कूलिंग हो रहा है, ऐसा मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कूलिंग हो रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट का कूलिंग हो रहा है तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने का मतलब क्या है? उसमें से एनर्जी हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। तो एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, सेंसिबल हीट जा रही है, ऐसा बोल सकता हूं मैं इधर? सेंसिबल हीट उसमें से बाहर निकल रही होगी, हाँ या ना? हाँ सर। आ रहा है समझ में? तो मान लो पहले इसका टेम्परेचर है T2, पहले टेम्परेचर इसका कितना है, खुद का टेम्परेचर कितना है? T2। फिर क्या हुआ? थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा।
हो जाएगा मान लो T2 माइनस dt। कितना टेम्परेचर कम हुआ इसका? dt जितना टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। आया समझ में? अब उस dt जितना टेम्परेचर लॉस होने पे मैं बोल सकता हूँ कि हीट कितनी चाहिए। dt जितना टेम्परेचर लॉस करना है तो हीट कितनी चाहिए? तो हीट लॉस का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक हीट पड़ी हुई थी, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हीट लॉस हो रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ MS डेल्टा T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, dt जितना स्मॉल है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि छोटी सी जो हीट बाहर निकली वो कितनी बाहर निकली होगी? MS dt जितनी बाहर निकली होगी। आ रहा है समझ में ये? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ये? अरे हाँ ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस सर। ओके चलो, अब इसको मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लेता हूँ कि भाई हीट लॉस का रेट निकालना है। dq by dt विल बी इज इक्वल्स टू ms dt by dt। समझ में आया ये? ओके अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूं मैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो सेंसिबल हीट उसकी लॉस हो रही है ms dt by dt, वो किसके इक्वल होगी? माइनस उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के T2 माइनस T1 के इक्वल होगी। कोई डाउट यहाँ तक? राइट चलो, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद मैं टेम्परेचर को एक साथ ले लेता हूँ और बाकी सारे टाइम वेरिएबल को एक साथ ले लेता हूँ। तो मैं ऐसा लिखता हूँ dt, ये लिखा T2 माइनस T1 नीचे लेके आता हूँ, तो dt अपॉन T2 माइनस T1 विल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है माइनस के और ms है, माइनस के ms इंटू dt। आया समझ में ये? ओके माइनस के ms जो है, माइनस के ms जो है उसको मैं एक दूसरा कांस्टेंट लिख लेता हूँ कैपिटल के। माइनस के ms को मैंने दूसरा कांस्टेंट लिख लिया कैपिटल के। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा dt अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू k dt, वेर कैपिटल K इज व्हाट? माइनस के अपॉन ms। कांस्टेंट है, इस सब कांस्टेंट को मैं हटा रहा हूँ, बेसिकली कांस्टेंट को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, इसलिए कांस्टेंट्स को मैंने कैपिटल K लिख लिया। ओके अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके अगर पहले वाले का टेम्परेचर का इंटीग्रेशन देखोगे तो लॉग में आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ log T2 माइनस T1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ, ये 1 अपॉन x होता है, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x होता है log x। तो ln T2 माइनस T1 विल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये k तो कांस्टेंट है, विल बी इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ t आएगा और प्लस मेरे को c लगाना पड़ेगा। आया समझ में? यस। ओके तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू KT प्लस C। ओके यहाँ पे log का बेस क्या होगा? E होगा, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log को अगर ये कर ले तो लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू E की पावर KT प्लस C। आया समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू KT प्लस C। प्लस C जो है उसको हम लोगों ने लिख सकते हैं, इसको T2 को लिखना है तो मैं अब यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ, वहां से इधर का लिख लेता हूँ कि T2 जो लिख रहा हूँ उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? T1 प्लस E की पावर KT इंटू E की पावर C लिख सकता हूँ। ओके E की पावर C को हम लोगों ने C डैश लिख लिया, ये भी एक कांस्टेंट है तो इसको अलग से नाम दे दिया, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस C की पावर C मल्टीप्लाई बाय E की पावर KT। ये C डैश बोल लेते हैं, C डैश क्या है? E की पावर C है। ओके कांस्टेंट को हम लोगों ने अलग अलग से नाम दिया और कुछ नहीं किया। समझ में आ गया? यस। ओके तो ये जो T2 जो मिल रहा है, ओके वो टेम्परेचर है, T1 जो मिल रहा है वो भी टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर।
जो टाइम दिख रहा है वो क्या है, टोटल टाइम टेकन टू लूज दैट मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, समझ में आ गया ये? कोई डाउट? सर वो आपने ब्रैकेट में k इज इक्वल टू क्या लिखा है? k इज इक्वल्स टू माइनस k बाय एम एस। यहाँ से बेटा ये k बाय एम एस जो है ना, इसको मैंने एक दूसरा कांस्टेंट कैपिटल के नाम दे दिया। सर हाँ बोलो। सर T1 जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। T1 जो है बेटा वो सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं है, वो टोटल कूलिंग के बाद कितना टेम्परेचर होगा वो है। सर जैसे तो वही बॉडी होगा है ना सराउंडिंग का। नहीं नहीं, हाँ अगर हम लोग टाइम को बहुत ज्यादा ले ले तो सराउंडिंग तक जो जितना हो जाएगा, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मान लो अभी 50 डिग्री सेल्सियस पे है, मैं चाहता हूँ कि ये 30 डिग्री सेल्सियस पे कब तक आएगा। समझ में आया? वो मैंने चाय का हाँ कप सर। वाला जो बताया था वो एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये कोई टेम्परेचर T2 है, 50 डिग्री पे है, वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। वो जो रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि भाई T2 से मैं कितना तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि T2 से मान लो चाहता हूँ कि मैं 30 पे आ जाए, तो वो जो टोटल हाँ जो सर। लॉस होगा वो लिखा है यहाँ पे। ओके। ओके, लिख लिया ये सब कुछ? तो T2 जो T2 है वो अभी प्रेजेंट टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है। T1 जो है वो उस बॉडी का ही फाइनल टेम्परेचर है। अगर टाइम को बहुत ज्यादा ले लेंगे तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। डन सर। डन? डन। ओके, राइट। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग जो होगा वो किस तरह से होगा वो यहाँ पे दिखाया है। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 11.8 ट्राई करो फटाफट से। एग्जाम्पल 11.8 ट्राई करो जल्दी जल्दी से। इसी पे बेस्ड है 11.8। ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अ पैन फिल्ड विथ अ हॉट फूड cools from 94 to 86 in 2 minutes। 2 मिनट में 94 से 86 हो रहा है। When the room temperature is at 20 degrees Celsius, how long will it take to cool from 71 to 69? 71 से 69 आने में कितना टाइम लग जाएगा? हो गया? ट्राई किया? हेलो, हो रहा है?
सर आप करा दो। ओके ओके, चलो देखो ध्यान से क्या करना है इसमें। A pan filled with hot food cools from 94 to 86 in 2 minutes. 94 से 86 आने में 2 मिनट लगे। ओके 94 से 86 मतलब कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया? हेलो 8। कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया? 8 डिग्री का डिफरेंस आया। ओके अब ध्यान से देखो, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके तो सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना डिफरेंस है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? कूलिंग रूल, जो रूल है वो क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। T2 माइनस TS। आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? ओके यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं डेल्टा क्यू जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? MC डेल्टा टी। MC डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी किसका है? यहाँ पे डेल्टा टी किसका है? यहाँ पे डेल्टा टी है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस, जबकि ये डेल्टा टी क्या है? सराउंडिंग एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। आ गया समझ में? समझ में आ गया ये? सो MC डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कुछ के ले लेते हैं डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी क्या सेम है? ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये दोनों डेल्टा टी सेम है? नहीं, ये किसका है? ये किसका है? ऑब्जेक्ट का कितना कूलिंग हुआ वो है। ये किसका है? ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके चलो MC को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये जो पूरा है वो भी कांस्टेंट आएगा, उसको वापस मैं K लिख लेता हूँ। ओके सो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू K टाइम्स चेंज इन बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी इनिशियली कितने पे थी? बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है? 94 कितने पे थी? क्वेश्चन में पढ़ो। 94 पे था और वो 86 पे आ गया। पहले उसका टेम्परेचर था 94, रिड्यूस होके हो गया 86। ओके बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री पे। कोई डाउट? चलो 94 से 86 कितने मिनट में आया? 2 मिनट में आया। तो ये डेल्टा टी कितना लिखूंगा? चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। 94 से 86 कितना हुआ? 8 मिनट हुआ, सॉरी 8 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो 8 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिखूं? 2 मिनट इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय व्हाट? डेल्टा टी क्या है इधर? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ व्हाट? सराउंडिंग। आया समझ में? समझ में आ गया? ओके अब ये देखो बेटा, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो 94 से 86 चेंज होता रहता है। आया ना? हाँ तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोग इस चीज को शॉर्टकट से देख लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन नहीं करे तो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं इस टोटल 2 मिनट के टाइम के लिए। 2 मिनट के टाइम के लिए 94 से 86 आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज टेम्परेचर में क्या ले सकता हूँ? एवरेज टेम्परेचर ले सकते हैं 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2। 90। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये मैंने 90 डिग्री लिया टेम्परेचर एवरेज, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है? टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है? 20 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि 8 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2 मिनट इज इक्वल्स टू K टाइम्स क्या लिखूं? टेम्परेचर ऑफ एवरेज है 90 माइनस 20
70। आ गया समझ में? ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से मैं k को क्या लिख सकता हूँ? k को लिख सकता हूँ 8 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2 मिनट मल्टीप्लाई बाई 70 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा k आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई यहाँ तक। कोई डाउट है? ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। 71 से 69 होने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। 71 से ये हटा दूं, ये समझ में आ गया, लिख लिया यहाँ तक लिख लिया, समझ में आ गया। चलो अब वापस वही करना है, बट अब क्या करना है? टेम्परेचर रेंज कुछ चेंज हो गई। टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 71 से 69। ये क्या है? डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर रेंज, सॉरी बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस। 71 से 69 कितना हुआ? 2 डिग्री, सॉरी 2 होता है ना 71 69। हाँ, कोई डाउट? ये 2 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मैं डेल्टा टी लिख लूं। यही तो फाइंड करना था हमको कि कितना टाइम लगेगा, इज इक्वल्स टू k टाइम्स डेल्टा टी। k को अभी k ही लेने देते हैं। डेल्टा टी मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर रेंज के लिए जब टेम्परेचर 71 से हुआ 69, इस पर्टिकुलर के लिए डेल्टा टी जो है वो क्या है? टी एवरेज ले सकता हूँ माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री है, बॉडी का टेम्परेचर 71 से 69 हो रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों का एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज कितना आएगा? 70 आएगा। 70 माइनस 20 50, तो k टाइम्स 50 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा टी विल बी इज इक्वल्स टू k इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। अब k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वहां से k की वैल्यू आएगी 8/2 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये गया, 2 से ये गया, तो ये आ जाएगा 2। 0 से 0 गया, 5 2 जा 10/7, 10/7 मिनट। सर उधर 1/Δt क्या हुआ? 1/Δt अच्छा, ये 1/Δt आएगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये तो हम लोग वहाँ कर रहे हैं, तो ये 1/Δt आया। तो डेल्टा टी जो आएगा वो आएगा 7/10 विच इज इक्वल टू व्हाट? 0.7 मिनट। उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 0.7 मिनट। ओके, कोई डाउट? नो कोई डाउट है? सर। हम्म, सर ये मेरे को बोलो 2 बेटा। डिग्री सेल्सियस अपॉन डेल्टा टी वाला नहीं समझ में आ रहा है। ये समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आया? डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू k डेल्टा टी। हाँ डेल्टा टी क्या होता है? ये क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? हाँ तो चेंज। बॉडी का टेम्परेचर 71 से 69 हुआ, तो कितना चेंज अच्छा आया? 2 डिग्री का। ओके, हाँ ये 2 वो डिग्री वाली। का। हाँ हाँ ओके। ओके, और फिर हाँ ये सर। डेल्टा टी क्या है? बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना लिखा हमने? 71 और 69 का एवरेज 70 होता है, तो 70 माइनस सराउंडिंग जो कि है 50। ओके, और ओके कांस्टेंट सर। की वैल्यू पहले से निकाली थी। हाँ, है कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया पूरा? बड़े आगे हटा दो इसको। यस। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ले, डिस्कस कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा बहुत शायद तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चैप्टर। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? ओके, वेरी गुड। ओके, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर ये चीज तुम लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो भी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट? तो बहुत बेसिक है। हाँ बोलो। सर लास्ट चैप्टर में वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब वो एक्सपेरिमेंट दिए वो हमको करना पड़ेगा ना क्या? नहीं हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करना पड़ेगा तुमको, है वो। सर वेरीफाई किया ना लास्ट कॉलम में। लास्ट कॉलम मतलब
क्या बोल रहे हो? पेज नंबर 297 पे हाँ वेरीफाई हाँ, नहीं नहीं, वो वैसा वो नहीं आएगा, वो जस्ट एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है न्यूटन्स लॉ का। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उसको वेरीफाई किया है, वो जनरली तो नहीं पूछते इतना ज्यादा। ओके, वो सिर्फ एक बार रीड कर लेना तुम लोग। ओके चलो बड़े आगे कर ले आगे। थर्मोडायनेमिक्स, राइट, थर्मोडायनेमिक्स। तो नाम ही जैसा सजेस्ट कर रहा है, थर्मो मतलब हीट होता है, डायनेमिक्स मतलब हीट का चेंज। हीट चेंज क्या होता है, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, वो सब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ओके, मेन चीज हम लोग इसमें देखेंगे, वो देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, हीट के बारे में, और वर्क डन के बारे में। ओके, ये हमारे मेन एस्पेक्ट है इस चैप्टर के, टेम्परेचर, हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, राइट। अभी तक हम लोग जो भी चल रहा था हमारा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो हमारा चल रहा था, उसके अंदर हम लोग सॉलिड्स की बात ज्यादा कर रहे थे, सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए, उसकी बात ज्यादा चल रही थी। थर्मोडायनेमिक्स हम जब पढ़ेंगे तो ये मोस्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर गैस। ओके, हम लोग ये गैस के लिए ही बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन जो करेंगे वो गैस के लिए करेंगे। और उसी की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर के अंदर मेनली जो आएगा दैट विल बी योर आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे, जो तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑलरेडी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है केमिस्ट्री में, पढ़ा हुआ है ना, वो सब आता है सबको अच्छी तरह से, तो उसी चीज का रिवीजन जैसा हो जाएगा इसमें, राइट। चलो सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितना टाइम बाकी है? केमिस्ट्री से ही अलग होगा थर्मोडायनेमिक्स से सही? केमिस्ट्री से बेटा सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो सिर्फ प्लस और माइनस की साइन में होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो मैं मतलब समझ में आ जाएगा तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बड़े आगे स्टार्ट करें, 4 मिनट बाकी है, स्टार्ट कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिक समझ में आ गया, किसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, अब मेन टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे वो बात कर लेते हैं। तो बेटा कोई भी मैटर जो होता है उसके 2 लेवल होते हैं, कोई भी मैटर के 2 लेवल होते हैं, एक होता है मैक्रो लेवल, दूसरा होता है माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल, ओके। मैक्रो लेवल का मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम बल्क की बात करेंगे। ओके, बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी है उसकी बात करेंगे। माइक्रो का मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंगल सिंगल पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे। समझ में आया? कोई भी मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती है, मैक्रो लेवल पे कुछ अलग प्रॉपर्टी है, माइक्रो लेवल की कुछ प्रॉपर्टी अलग होती है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो लेवल। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके बल्क के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं एक गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लूं तो उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बल्ब नहीं है, बल्क है। ओके, ये समझ में आ गया पहली चीज। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक ब्रांच है जो हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन करेंगी। हीट और टेम्परेचर के डिस्कशन के साथ साथ हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो बल्क सिस्टम की बात करेंगे, कभी मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ओके, चलो अब इसमें क्या क्या चीज आती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई मैक्रो में क्या क्या चीज आती है, तो मैक्रो में अंदर सबसे पहले एक चीज आती है टेम्परेचर। ओके, उसके अंदर और बात आती है प्रेशर के बारे में, और बात आती है मास के बारे में, टोटल वॉल्यूम कितना है उसके बारे में, टोटल उसके पास एनर्जी क्या क्या है उसके बारे में। ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैक्रो लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। माइक्रो लेवल की प्रॉपर्टी क्या है उसको हम लोग को देखने का कोई मतलब नहीं है अभी, राइट। तो इस प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि है टेम्परेचर, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर बेटा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है टेम्परेचर, ये सब कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है। टेम्परेचर क्या होता है बताओ, व्हाट इज टेम्परेचर? Heat measure, qualitative measure of heat.
ओके, ये भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज क्वालिटेटिव मेजर ऑफ हीट। क्वालिटेटिव मेजर ऑफ हीट का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर हीट कितनी है वो टेम्परेचर से थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। ओके, सो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ हीट, राइट। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर एक तरह से क्या दिखाएगा, टेम्परेचर एक तरह से क्या दिखाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सर नई सारे मीटिंग मॉलिक्यूल्स की मिला के। हाँ, टाइम कितना हुआ, 1 मिनट बाकी। ओके, कर लो, नई मीटिंग ज्वाइन कर लो।